अध्याय 21 शतरंज का फैला। जब कास्टेल ने उन्हें खेलने के लिए 9 और बोर्ड भेंट किए तो प्रतिष्ठित सज्जनों का समूह तुरंत शांत हो गया। वे जल्दी ही उस उन्माद में डूब गए और एक के बाद एक शतरंज के खेल खेलने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे कभी रुकने का इरादा नहीं रखते थे। जब उनमें से कोई हार जाता तो दूसरा व्यक्ति डींग मारता और हारने वाले का उपहास करता, जिससे हारने वाला व्यक्ति अंततः जीतने के लिए शतरंज के बारे में और अधिक सीखने की कोशिश में और अधिक डूब जाता। और जब अंततः वे जीत गए तो उन्हें जो उल्लास महसूस हुआ वह उन्हें खेल का आदी बनाने और एक बार फिर उस भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। जो हार गया वह भी बेहतर बनना चाहेगा ताकि वह फिर कभी न हारे। यह एक दुष्चक्र था और इसका लाभ रिबॉर्न कंपनी को ही हुआ। उनमें से एक आदमी कैस्टेले के पास आया। उसने देखा कि वह अकेला आदमी था जिसने दूसरों की तरह सज्जनों वाला सूट नहीं पहना था। उसने एक गहरे रंग का लबादा पहना था जिस पर उसकी छाती पर जटिल रून सिले हुए थे। क्या आप हमारे लिए 100 और तख्ते और टुकड़े खरीद सकेंगे? आप कितने चाहेंगे? कैस्टेल ने पूछा। 100? नहीं, 1000। कम से कम अभी 100 और बाद में और भी ज्यादा। क्या तुम यह कर सकते हो? ऐसा प्रतीत होता है कि कास्टेल ने यह कम करके आंका था कि लोग शतरंज के कितने आदी थे। 100? कम से कम 2 दिन लगेंगे, सर। लबादा पहने आदमी ने अपने नाखून कुतरते हुए सिर हिलाया। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। आपको उन्हें शहर के मैजिक टावर पर पहुंचाना होगा। आप इससे परिचित हैं, है ना? कैस्टेल ने सिर हिलाया। और जैसा कि उसने सोचा था, यह लबादा पहने आदमी जादुई टावर से आया एक सच्चा जादूगर था। उसकी अजीब पोशाक देखकर उसे भी यही अनुमान हुआ। टावर पर मौजूद मेरे दोस्तों को यह गेम बहुत पसंद आएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। जादूगरों के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए यह एक बेहतरीन गेम है। कास्टेल सोचता रहा कि युवा मास्टर को यह जानकर खुशी होगी कि उसका आविष्कार अब जादुई टावर तक फैल रहा है। वैसे इस खेल का नाम क्या है? इस खेल का नाम है रिबॉर्न शतरंज। कुछ दिन बीतते गए और किंग्सब्रिज कस्बे में कुछ अजीब घटित होने लगा। अचानक रिबॉर्न नामक एक नई कंपनी ने शहर में हर किसी की गपशप और खाली समय पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सभी महिलाएं केवल चमत्कारी साबुन और शैम्पू के बारे में बात कर रही थीं, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह एक बदसूरत मेंढक को भी एक बार धोने से सुंदर राजकुमारी बना देता है। हर कोई रिबॉर्न साबुन और शैम्पू से नहाना चाहता था। महिला समुदाय में इस बात पर आम सहमति थी, जिसका मतलब था कि अन्य साबुन निर्माता और कंपनियां पीछे छूट रही थीं। इसका क्या मतलब है कि आप इसे बनाना नहीं जानते? यह साबुन है। अगर वे इसे बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं, एक प्रमुख साबुन निर्माता ने अपने कर्मचारियों से कहा। यह असंभव है, सर। यह हम और बाकी सभी लोगों द्वारा बनाई गई चीजों से बिल्कुल अलग है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे हमारे जैसी ही सामग्री का उपयोग करते हैं या नहीं। साबुन बनाने वाली कंपनी के मालिक के पास अपना सिर अपनी मेज में दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे रिबॉर्न साबुन की खुशबू और झाग की नकल नहीं कर सके। पुनर्जन्म? यह अज्ञात कंपनी कहाँ से आई? आदमी ने कोसा। अपना सिर शांत करने के लिए वह व्यक्ति अपने कारखाने की ओर चला गया जहां उसका अधिकांश साबुन बनता था। लेकिन कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को बड़े बड़े बर्तन मिलाते और आग को हवा देते देखने की बजाय वे सभी एक मेज के चारों ओर इकट्ठे होकर काम के अलावा किसी और काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उसे मोहरा पकड़ लेना चाहिए था। हाँ, अब उसका किश्ती संकट में है।
बॉस मेज के पास गया और उसने देखा कि उसके दो अनुभवी कर्मचारी लकड़ी के बोर्ड पर कुछ अजीब लकड़ी के टुकड़ों के साथ खेल रहे थे। वह अपने कर्मचारियों को काम से आलस्य करने के लिए डांटने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ मिनट तक खेल देखने के बाद वह भी इसकी जटिलता से हैरान हो गया। वह भी इसे खेलना चाहता था। यह खेल मजेदार लग रहा है, उसने कहा। इसका नाम क्या है? मजदूरों ने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा और उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। इसे पुनर्जन्म शतरंज कहा जाता है। पुनः पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। आह! वह आदमी बस बेहोश हो गया। व्यवसाय अच्छा चल रहा है, युवा स्वामी। मुझसे कई धनी लोगों ने संपर्क किया है जो टोकरियों में साबुन और शैम्पू खरीदना चाहते हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो हमारे उत्पादों को खरीदना चाहते हैं और उन्हें दूसरे शहरों में बेचना चाहते हैं। जहां तक रिबॉर्न शतरंज की बात है, तो यह भी काफी तेजी से फैल रहा है। हमारा सबसे बड़ा ग्राहक अभी मैजिक टावर है, जहां अधिकांश जादूगर अपने लिए एक सेट खरीदते हैं। मुझे मांग को पूरा करने के लिए अलग अलग शहरों से लगभग 50 कारीगरों को काम पर रखना पड़ा। माइकल अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपनी गुप्त कंपनी रिबॉर्न के बारे में कास्टेल की रिपोर्ट सुनने लगा। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह इतनी तेजी से बढ़ेगा। उनके उत्पादों की मांग वर्तमान में उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों से कहीं ज्यादा थी। उदाहरण के लिए, माइकल को पता था कि वह हर दिन ज्यादा साबुन और शैम्पू नहीं बना सकता। उसे ज्यादा लोगों की जरूरत थी, बहुत ज्यादा, उन सफाई उत्पादों को बनाने के लिए जिनकी हर कोई मांग कर रहा था। इस समस्या को हल करने के लिए माइकल को पता था कि उसे कुछ और मदद लेनी होगी। मैंने सुना है कि एक बार किसी ने हमारा उत्पाद आजमा लिया, तो वह अपने पुराने साबुन पर वापस नहीं जा सका। क्या यह बढ़िया नहीं है, युवा मास्टर? लेकिन जब माइकल ने यह सुना तो वह उदास हो गया। अन्य साबुन उत्पादन व्यवसायों के बारे में क्या? उनके साथ क्या हो रहा है? वे बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसने उत्तर दिया, यह सोचकर भ्रमित थी कि माइकल इस परिणाम से खुश क्यों नहीं था। अच्छा नहीं, माइकल बोला। मुझे खेद है, लेकिन क्या यह कंपनी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा? प्रतिस्पर्धा कम होने से भविष्य में हमारे पास अधिक ग्राहक होंगे। माइकल ने आह भरी। लेकिन हम उनके व्यवसाय और उनके परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर वे साबुन नहीं बेच सकते, तो वे जीवित नहीं रह सकते। मैंने यह व्यवसाय पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी का जीवन अधिक आरामदायक हो सके। माइकल की बातें सुनकर कास्टेल का दिल खुश हो गया। हालांकि उसे लालची और निर्दयी व्यापारी होने का पूरा अधिकार था, फिर भी वह दूसरों की परवाह करता था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, युवा स्वामी? यह आसान है। हम उन्हें खरीद लेते हैं। स्थानीय साबुन व्यवसाय को दिवालिया बनाने के बजाय माइकल उन्हें अपनी कंपनी में शामिल करना चाहता था। यह सभी के लिए जीत वाली स्थिति थी। अध्याय 22 उदार प्रस्ताव। रिबॉर्न साबुन और शैम्पू की लोकप्रियता के कारण साबुन उत्पादन व्यवसाय में लगे लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। कुछ ही दिनों में उनका पूरा काम बेकार हो गया। कोई भी उनके उत्पाद नहीं खरीद रहा था। पिताजी, पिताजी, क्या आप मुझे एक शतरंज बोर्ड खरीद सकते हैं? कृपया, पिताजी, एक युवक ने अपने पिता से उनकी शर्ट खींचते हुए विनती की। पिता कोई और नहीं बल्कि असफल साबुन उत्पादन व्यवसाय के मालिक थे। मुझे खेद है, बेटा। अभी पैसे की थोड़ी तंगी है। क्या हम अगले साल तुम्हारे लिए एक शतरंज बोर्ड खरीदेंगे? उन्होंने घुटनों के बल बैठकर लड़के के बाल सहलाते हुए कहा। नहीं, मुझे यह अभी चाहिए।
उसका बेटा रोता हुआ भाग गया, लेकिन वह उसे उदास रहने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अब जब कोई भी उनका साबुन नहीं खरीद रहा था, तो वे इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे कि अपना कारोबार भी चला सकें। उसने जो भी पैसे बचाए थे, वे इन मुश्किल समय में अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन देने में खर्च कर रहे थे। दस्तक दस्तक। तभी किसी ने उनके दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जल्दी से उस आगंतुक का स्वागत किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह कोई संभावित ग्राहक होगा। नमस्ते, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उसने नकली खुशी दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कास्टेल उस आदमी के कार्यालय के अंदर गया और उसे नमस्कार करते हुए झुक गया। सुप्रभात सर, मैं यहाँ रिबॉर्न कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में हूँ। यह सुनते ही वह आदमी अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अचानक उसके दरवाजे पर आ खड़ा होगा। तुम क्या चाहते हो? उसने थोड़ी कठोरता से कहा। कैस्टेल डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठ गया और उसे एक कागज का टुकड़ा दिया। उस आदमी ने उसे अनदेखा कर दिया, उस पर एक नजर भी नहीं डाली और कैस्टेल को देखता रहा। उसकी स्पष्ट शत्रुता को देखकर कास्टेल को पता था कि उसे अपना रुख बदलना होगा। सर, आप साबुन का व्यवसाय क्यों करते हैं? कैस्टेल ने पूछा। क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं पैसा कमाना चाहता था, लेकिन आपकी कंपनी के कारण मैं अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर शतरंज का बोर्ड भी नहीं दे सकता। मेरे कर्मचारी खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद कास्टेल ने वह कागज लिया और उस आदमी को दिखाया ताकि वह उस पर ध्यान दे सके। यह हमारे साबुन का फार्मूला है। हमारे युवा स्वामी चाहते हैं कि यह आपके पास हो। आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से कागज की सामग्री को देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि यह रिबॉर्न साबुन बनाने के बारे में एक वास्तविक चरण दर चरण निर्देश जैसा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ। क्या यह कोई चाल है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कैस्टेल ने अपना सिर हिलाया। कोई चाल नहीं है। अगर तुम कागज का वह टुकड़ा अपने साथ ले जाना चाहते हो, तो हम खुशी खुशी तुम्हें दे देंगे। इसके अलावा कोई और शर्त नहीं है। वह आदमी खड़ा हो गया और अपने कार्यालय में इधर-उधर घूमने लगा। क्यों? आप अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने साबुन का रहस्य क्यों बता रहे हैं? आप इसे अपने पास रख सकते थे और हम सबको व्यवसाय से बाहर कर सकते थे। कास्टेल मुस्कुराया और उसे युवा मास्टर के शब्द याद आ गए। रिबॉर्न कंपनी का मालिक दुश्मन नहीं चाहता, वह चाहता है कि हर कोई आराम से रहे। और अगर इसके लिए आपको फॉर्मूला देना पड़े, तो वह ऐसा करने को तैयार है। वह आदमी रुक गया और कैस्टेले की तरफ देखने लगा कि कहीं वह मजाक तो नहीं कर रही। लेकिन वह मजाक नहीं कर रही थी। वह गंभीर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हंसना चाहिए या उसकी तारीफ करनी चाहिए, उस आदमी ने निराशा में अपने बाल सहलाते हुए कहा। उन्होंने उसके लिए रिबॉर्न कंपनी से नफरत करना बहुत मुश्किल कर दिया। सर, अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साबुन बेचकर आप हर महीने कितना कमा लेते हैं? आदमी उसके सवाल से उलझन में पड़ गया। क्या? किसी अच्छे दिन पर रिबॉर्न साबुन के बाजार पर कब्जा करने से पहले आप किस चीज को अच्छा लाभ मानते थे? कैस्टेल ने दोहराया। उस आदमी ने इस पर विचार किया और उदारतापूर्वक अनुमान लगाया। उन्होंने कहा, लगभग 100 स्वर्ण प्रतिमा। फिर कैस्टेल ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसे उस आदमी की मेज पर रख दिया। वह उस खनकती हुई आवाज को किसी और चीज के लिए गलत नहीं समझेगा। वे सोने के सिक्के थे, बहुत सारे।
रिबॉर्न कंपनी आपको एक मौका देने को तैयार है। यदि आप हमारी कंपनी के बैनर तले आते हैं तो हम आपको 1000 सोने के सिक्के और हर महीने बिक्री का एक हिस्सा देने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमारे लिए रिबॉर्न उत्पाद तैयार करें। आदमी ने गला साफ किया। उसका दिमाग पहले से ही कैस्टेले द्वारा कहे गए सभी शब्दों में खोया हुआ था। यदि आप हमारा हिस्सा बन जाते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर रिबॉर्न साबुन और शैम्पू बेचेंगे। आदमी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? क्या तुम फार्मूला वापस ले लोगे? नहीं, वह फार्मूला आपका है। आप उस साबुन को किसी दूसरे नाम से बेच सकते हैं और हम आपके व्यापार में बाधा नहीं डालेंगे। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी रिबॉर्न कंपनी सिर्फ एक उत्पाद नहीं है। हमारी कंपनी के लीडर के पास कई अन्य उत्पाद और विचार हैं। उनकी लोशन, परफ्यूम और ऐसे अन्य उत्पाद बेचने की योजना है। यह सिर्फ सफाई उत्पादों तक सीमित नहीं है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, शतरंज को बाजार में लाने वाले भी हम ही हैं। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको इसका हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यदि वह व्यक्ति अदूरदर्शी होता तो वह सिर्फ फार्मूला लेकर स्वयं ही रिबॉर्न साबुन बना लेता और सारा मुनाफा अपने पास रख लेता। लेकिन अगर वह रिबॉर्न कंपनी के साथ जुड़ता है तो उसे लंबे समय में बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। आखिरकार इस कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल था। फिर भी यह एक बड़ा निर्णय था। आप अभी विचार विमर्श करने के लिए समय ले सकते हैं। मैं आपका उत्तर सुनने के लिए थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। कास्टेल वापस दरवाजे तक गई और जाने से पहले उसने एक बार फिर विनम्रतापूर्वक झुककर उनका अभिवादन किया। वह आदमी अपनी सीट पर बैठा रहा, उसका सिर उसके हाथों में दबा हुआ था। उसका यह फैसला उसके और उसके परिवार के भाग्य को बेहतर या बदतर बना सकता था। तभी दरवाजा खुला और उसका बेटा उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान थी। छोटा लड़का माइकल द्वारा खुद बनाया गया एक शतरंज का बोर्ड लेकर आया था। कैस्टेल ने इसे उपहार के रूप में दिया। धन्यवाद पिताजी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उनके बेटे ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। उस आदमी की मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसी समय उसने अपना निर्णय पक्का कर लिया। वह उनका प्रस्ताव स्वीकार करने जा रहा था। अध्याय 23 वेंडरबिल्ट विरासत। मेरे पास अच्छी खबर है युवा मालिक। साबुन बनाने वाली सभी कंपनियों ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कास्टेल ने छत पर धूप में आराम कर रहे युवा मालिक की ओर झुककर कहा। यह अच्छा है, यह अच्छा है, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। मेरे अनुमान के अनुसार हमारे साबुन और शैम्पू के उत्पादन में लगभग 2000% की वृद्धि हुई है। हमारे बैनर के तहत कंपनियों के बुनियादी ढांचे की वजह से अब हम हर दिन हजारों साबुन और शैम्पू बना सकते हैं। उन्होंने इसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया है और जैसे ही यह उनके सामान में दिखाई दिया, यह बिक गया। फेरी वाले इसे दूसरे शहरों में भी बेचने लगे हैं और यह वहां भी लोकप्रिय होने लगा है। कास्टेल की आवाज में प्रशंसा और उत्साह था। उसने कभी नहीं सोचा था कि साबुन का गुप्त सूत्र बताना उनकी कंपनी के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। उसने युवा स्वामी को ऐसे देखा जैसे उसके हाथ सोने के हों और वह जिस चीज को छूता वह सोना बन जाती। बेशक माइकल को नहीं लगता था कि वह कुछ खास कर रहा है। वह तो बस अपनी पिछली दुनिया में बड़े बड़े समूहों की व्यापारिक प्रथाओं का पालन कर रहा था। हमने कितना कमाया? माइकल ने पूछा। कैस्टेल मुस्कुराई और दरवाजे की ओर मुड़ी।
उन्होंने देखा कि एक नौकरानी लकड़ी का एक बक्सा उनकी ओर खींच रही थी। उसे उस चीज को धकेलने में कितनी परेशानी हुई होगी, यह देखते हुए माइकल को पता था कि वह भारी थी। नौकरानी ने लकड़ी का बक्सा खोला और उसमें रखे हजारों सोने के सिक्के बाहर निकाले। इसकी चमक माइकल के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसका चेहरा कुछ देर के लिए पीला पड़ गया। जब हमने सभी खर्चों का भुगतान कर दिया, तब भी हमें लगभग 15,000 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। माइकल ने शांत रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने सोने को अमेरिकी डॉलर में बदला तो उसे गहरी सांस लेनी पड़ी। 1,50,000 डॉलर। यह वह रकम थी जो उसने एक दिन में कमाई थी। मुझे लगता है मैं अमीर हूं। रिबॉन साबुन और शैम्पू के उत्पादन में वृद्धि के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी। यह देखा गया है कि रिबॉन साबुन और शैम्पू के कारण लोग अधिक बार नहा रहे थे और अपने हाथ धो रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप बीमारी और अस्वस्थता का प्रसार कम हो गया। 2 महीने के भीतर ही रिबॉन कंपनी ने सभी के दिलों पर कब्जा कर लिया, चाहे वे पुरुष हों, महिला हों, बूढ़े हों या जवान। अधिकांश महिलाओं ने अपने साबुन का उपयोग किया और अधिकांश पुरुषों ने अपना नया बोर्ड गेम खेला। किंग्सब्रिज शहर में रिबॉर्न कंपनी अखबारों और गपशप में एक गर्म विषय बन गई। हर कोई सोच रहा था कि वे कहां से आए और ऐसे अद्भुत उत्पाद बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। इस बात को लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थीं कि मालिक भविष्य से आया कोई जादूगर होगा, कोई ऋषि होगा जो हजारों वर्षों तक पहाड़ों में रहा होगा, या फिर कोई साधारण व्यक्ति होगा जिसकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। और स्थानीय साबुन व्यवसाय को लगभग दिवालिया घोषित करने के बावजूद कोई भी रिबॉर्न कंपनी से नफरत नहीं करता था। यहाँ तक कि बर्बाद हो चुकी साबुन कंपनियों ने भी रिबॉर्न की उदारता की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। इससे इस नई कंपनी के इर्द गिर्द रहस्य और बढ़ गया। वे शहर में चर्चा का विषय थे। किंग्सब्रिज में हर कोई रिबॉर्न कंपनी के बारे में जानता था और उनके उत्पादों का नियमित रूप से उपयोग कर रहा था। और जल्द ही यह अन्य पड़ोसी शहरों और कस्बों में भी फैल गया। यह केवल समय की बात थी जब उन्होंने अपने लिए बाजार का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बना लिया। लेकिन जाहिर है, किंग्सब्रिज की सबसे बड़ी कंपनी को यह बात समझ में नहीं आई। हमारे सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला है कि इस रिबॉर्न व्यवसाय के कारण हमारी कंपनी की लोकप्रियता में कम से कम 30% की गिरावट आई है। क्या किसी को पता है कि ये नए लोग कहां से आए हैं? क्या यह हमारे अन्य प्रतिद्वंद्वियों की चाल है? नहीं, वे भी हमारे जैसा ही महसूस कर रहे हैं। सूट पहने हुए वृद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह एक लंबी मेज पर बैठा था और अपने हाथों में रखी रिपोर्टों पर नजर डाल रहा था। यह स्पष्ट था कि यह बैठक पहले से तय नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर पुरुष काफी थके हुए और नींद से वंचित दिख रहे थे। उनमें से ज्यादातर ने अपनी बनियान के बटन भी ठीक से नहीं लगाए थे। आधी रात हो चुकी थी, कमरा केवल मशालों और मोमबत्तियों से रोशन था, लेकिन वे अभी भी इस बात पर चर्चा पूरी नहीं कर पाए थे कि इस नई रिबॉर्न कंपनी के साथ क्या किया जाए। सज्जनों, यहाँ समस्या क्या है? हम एक साबुन कंपनी के बारे में क्यों चिंतित हैं? इससे किंग्सब्रिज में हमारे महत्वपूर्ण व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एक युवक ने कहा, जो स्पष्ट रूप से बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक अनुभवहीन था। उसके प्रश्न का उत्तर देने वाला व्यक्ति उसके सामने बैठा गंजा बूढ़ा आदमी था। समस्या यह है कि वे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे हैं। अभी वे सिर्फ साबुन और शैम्पू बना रहे हैं, लेकिन अगर वे दूसरे उत्पाद बनाने लगे तो क्या होगा? ज्यादातर लोग लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता की वजह से तुरंत उनके उत्पाद आजमाना चाहेंगे। देखिए उनके नए बोर्ड गेम के साथ क्या हुआ।
इसे तुरंत ही अधिकांश लोगों ने अपने नए शगल के रूप में स्वीकार कर लिया। यह हमारे लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। हम उन्हें अपने ग्राहकों को छीनने नहीं दे सकते, नहीं तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, गंजे आदमी ने कहा। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके शब्द और भी गुस्से से भरे होते गए। हम क्या करेंगे? यह सवाल हर किसी के दिमाग में था, और कमरे में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका जवाब मायने रखता था, और वह था किंग्सब्रिज और उसके पड़ोसी शहरों की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक। वह मेज के बिल्कुल अंत में बैठा था, जो उसकी अलग स्थिति को दर्शा रहा था। वह आदमी खड़ा हो गया, उसकी पीठ सीधी थी और उसका आसन ठोस था। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसका सूट पूरी तरह से साफ था, उस पर किसी तरह की सिलवट या गंदगी का कोई धब्बा नहीं था, जबकि अन्य लोग थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बाट, इससे विरासत पर असर पड़ेगा। क्या तुम अपने पिता की पूरी संपत्ति के लिए लड़ना नहीं चाहते? दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने पूछा। बाट ने जवाब दिया, वेंडरबिल्ट कंपनी के उत्तराधिकार में लड़ने की मेरी कोई योजना नहीं है। हाँ, यह सही था। किंग्सब्रिज की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक और रिबॉर्न कंपनी के मौजूदा प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि माइकल के पिता थे। आखिरकार यह व्यवसाय ही था जिसने वेंडरबिल्ट नाम को सबसे पहले प्रसिद्ध बनाया। इसी व्यवसाय ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर परिवार बनाया। अधिक सटीक रूप से कहा जाए तो यह बार्ट के पिता या माइकल के दादा थे, जिन्होंने वेंडरबिल्ट नाम का निर्माण किया और इसे वैश्विक शक्ति में बदल दिया। और वर्तमान में संपूर्ण वेंडरबिल्ट कंपनी की विरासत के लिए लड़ाई चल रही थी, यह जानने के लिए कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। माइकल के दादा ने अपने बच्चों को उपकंपनियां दे दी और उन्हें अपने तरीके से उनका प्रबंधन करने दिया। बार्ट को किंग्सब्रिज और उसके निकटतम शहरों में स्थित सभी वेंडरबिल्ट व्यवसाय प्राप्त हुए। उनके अन्य रिश्तेदारों को विदेश में या अलग अलग देशों में कंपनियां मिलीं। वे सभी दुनिया के हर व्यवसाय पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वेंडरबिल्ट नाम का प्रबंधन करते रहे। लेकिन अलग अलग कंपनियों का प्रबंधन करने और अलग अलग स्थानों पर रहने के बावजूद वेंडरबिल्ट नाम के वंशजों का एक लक्ष्य समान था। जो भी अपनी कंपनी को एक पावरहाउस में बदल देगा, वही संपूर्ण वेंडरबिल्ट संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। अध्याय 24, संपत्ति पर वापसी। बार्ट वेंडरबिल्ट अपने मन और शरीर से पूरी तरह थके हुए बैठक कक्ष से बाहर निकले। शहर से बाहर होने के कारण उन्हें अपने गेस्ट हाउस तक ले जाने के लिए गहरी रात में गाड़ी पकड़नी पड़ी। जब वह घर के अंदर गए तो उनकी कुछ नौकरानियों और बटलरों ने उनका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने उन्हें संक्षिप्त अभिवादन दिया और तुरंत मुख्य शयन कक्ष में चले गए। उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी पत्नी लिलिया वेंडरबिल्ट अभी अभी वॉशरूम में नहाकर आई थी। उसके शरीर से एक अद्भुत फूलों की खुशबू आ रही थी और यह उसके दिमाग में मौजूद तनाव और थकान को मिटाने के लिए काफी थी। हनी, यह रिबॉन साबुन और शैम्पू अद्भुत है, जैसा कि वे कहते हैं, लिलिया ने प्रशंसा करते हुए कहा और तौलिए से अपने बाल सुखाए। हनी, तुम्हें पता है कि वे हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, है न? बार्ट ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि रिबॉर्न कंपनी उनके व्यवसाय को प्रभावित करने लगी थी, फिर भी वह उनके अद्भुत उत्पादों की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। उनकी पत्नी उनके सफाई उत्पादों की दीवानी थी, जबकि वह खुद भी रिबॉर्न शतरंज के प्रशंसक थे। तुम्हें इसकी परवाह नहीं है न? लिलिया ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा। बार्ट मुस्कुराया। हाँ, जब तक हमारे पास आराम से रहने के लिए पर्याप्त पैसा है, मैं इस जीवन से संतुष्ट हूँ। मुझे वेंडरबिल्ट की पूरी संपत्ति के लिए अपने भाइयों और बहनों से लड़ने की जरूरत नहीं है। लिलिया मुस्कुराई और बिस्तर पर उसे और भी कसकर गले लगा लिया।
यही कारण था कि वह उससे पहले प्यार करती थी। क्या हम जल्दी घर जा सकते हैं? मुझे अपने प्यारे बेटे की बहुत याद आती है। लगभग 4 महीने हो गए थे जब से उसने उसके प्यारे गालों को चुटकी से दबाया था और उसमें वापसी के लक्षण दिखने लगे थे। हम जल्द ही घर आ जाएंगे। जैसे ही रिबॉर्न कंपनी के साथ यह काम खत्म हो जाएगा, हम जा सकेंगे। दोनों एक क्षण के लिए चुप हो गए और अपने कमरे में मोमबत्तियां जलने दीं। प्रिय, मुझे चिंता है कि हमारे प्रिय माइकल का क्या होगा। बार्ट ने गहरी सांस ली। चूंकि उसने तय कर लिया था कि वह विरासत के लिए नहीं लड़ेगा, इसका मतलब था कि माइकल को अब पहले जैसी आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। आखिरकार जब विरासत किसी और को दे दी गई, तो वे वेंडरबिल्ट परिवार के सभी व्यवसाय को नियंत्रित करेंगे, जिनमें वे व्यवसाय भी शामिल हैं जिन्हें वर्तमान में बार्ट प्रबंधित कर रहा था। इसका मतलब यह था कि जब माइकल बड़ा हो जाएगा तो उसके पास विरासत में ज्यादा कुछ नहीं होगा। यही एक मुख्य कारण था कि बार्ट हर दिन हर सेकंड कड़ी मेहनत करता था। वह माइकल के लिए कम से कम एक बड़ी विरासत बनाना चाहता था, भले ही इसका मतलब यह हो कि उसे हर समय घर से दूर काम करना पड़े और उसके बचपन में उसके साथ बिताने के लिए कोई समय न मिले। बार्ट ने आश्वासन दिया, मैंने जो पैसा बचाया है वह उसके जीवन को बिना किसी खर्च के चलाने के लिए पर्याप्त होगा। उसके सभी स्कूल या प्रशिक्षण खर्च पूरे किए जाएंगे। लेकिन इससे मां की चिंता कम नहीं हुई। फिर भी मैं चाहता हूं कि माइकल को इस दुनिया में सबसे अच्छी जिंदगी मिले। वह एक वेंडरबिल्ट है। उसे पैसों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके पिता हमारे माइकल के लिए कम से कम कुछ विरासत बचा सकें? माइकल के कई रिश्तेदार उससे उम्र में बहुत बड़े थे, जिसका अर्थ था कि यदि उसके दादा कुछ विरासत छोड़ते भी तो वह केवल उसके बड़े रिश्तेदारों को ही मिलती। लेकिन यदि बार्ट को अपने पिता के बारे में कुछ पता था, तो वह यह कि वह कौशल को किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्व देते थे। एक रास्ता है। अगर माइकल तलवार, जादू या किसी और चीज में कोई प्रतिभा दिखाता है, तो मेरे पिता के पास उसे एक बड़ी विरासत छोड़ने का एक कारण होगा। हालांकि उस व्यक्ति को प्रभावित करना एक कठिन काम था जिसने वेंडरबिल्ट नाम को जमीन से ऊपर उठाया था। यदि माइकल अपने दादा को प्रभावित करना चाहता था, तो उसे अद्वितीय ऊंचाइयों का प्रतिभाशाली व्यक्ति बनना होगा। उसमें मेरे जीन्स हैं। वह पृथ्वी के जादू में अवश्य ही प्रतिभाशाली होगा, लिलिया ने कहा। उसकी आंखों में आशा की किरणें उभर रही थीं। हाँ प्रिय, बार्ट ने कहा और उसे सांत्वना देने के लिए उसके बालों को सहलाया। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उन्हें पता था कि माइकल के पृथ्वी जादू में अद्वितीय प्रतिभा बनने की संभावना न के बराबर थी। यहाँ तक कि 6 सितारा जादूगर होने की क्षमता होना भी पर्याप्त नहीं था। उसे 7 सितारा जादूगर की क्षमता रखने की आवश्यकता थी। लेकिन प्रतिभाशाली लोग भी उस स्तर तक पहुंचने में असफल रहते हैं। उनकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि जब वह 10 साल का हो जाएगा तो वह जाग जाएगा। तभी उसकी प्रतिभा सामने आएगी और उम्मीद है कि वह अपने पिता को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होगी। दिन बीतते गए और अंततः चीजें इतनी व्यवस्थित हो गईं कि बार्ट और लिडिया अपनी संपत्ति पर वापस लौट सके। वे कुल मिलाकर 4.5 महीने के लिए अपने घर से बाहर थे, लेकिन लिडिया के लिए यह सालों जैसा लग रहा था। जंगल से गुजरते समय उसके हाथ बेसब्री से उनकी गाड़ी की खिड़की पर थपथपा रहे थे। फिर जब पेड़ कम होने लगे तो उसे आखिरकार दूर से अपने घर की एक झलक दिखी। उसकी मुस्कान और बढ़ गई जब उसने कल्पना की कि उसका प्रिय मिचेक उसे गले लगाकर घर में स्वागत कर रहा है। लेकिन जब उसने दूर से उनके महलों को देखा तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे कम हो गई।
हालांकि ऊपरी तौर पर वह जगह वैसी ही दिख रही थी जैसी उसके जाने के समय थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बदल गया है। हवा में एक खास तरह का माहौल था जिसे वह समझा नहीं सकती थी। उसकी माँ की इंद्रियां झंझना रही थीं। उसे किसी चीज से जलन हो रही थी, हालांकि उसने अभी तक यह भी नहीं देखा था कि क्या गड़बड़ है। क्या कोई बात है? बार्ट ने पूछा। लिडिया ने फिर खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने किसी से उस अजीब सी दिखने वाली इमारत को बनाने के लिए कहा था? हवेली के बगल में एक पत्थर की संरचना थी जो अंदर से बाहर तक भाप छोड़ रही थी। बार्ट ने आंखें मूंदकर गर्म झरनों पर भी ध्यान दिया। नहीं, मैंने किसी को ऐसा बनाने का आदेश नहीं दिया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि ऐसा है। वे इस समय हवेली के इतने करीब थे कि वे देख सकते थे कि नौकरानियां और बटलर लंबी यात्रा से वापस आने पर उनका स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार के पास कतार में खड़े थे। उनके सिर नीचे झुके देखकर बार्ट और लिडिया को पता चल गया कि कुछ संदिग्ध चल रहा है। गाड़ी धीरे धीरे रुकी और वे उसके दरवाजे से बाहर चले गए। घर में आपका स्वागत है, श्रीमान और महोदया, नौकरानियों और बटलरों ने एक साथ घोषणा की। लिडिया ने उनकी उपेक्षा की और तुरंत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, मेरा छोटा लड़का कहाँ है? अध्याय 25 माइकल की प्रतिभा। ओह माँ, पिताजी, आप यहाँ हैं। माइकल हवेली से बाहर आया और सबसे सहज अभिवादन किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ और पिता उसे सख्त निगाहों से नहीं देख रहे थे। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ क्या हुआ? उसके पिता ने पूछा। बार्ट ने उन सभी अजीब अतिरिक्त निर्माणों की ओर इशारा किया जो उस समय हवेली में हुए थे जब वे 4 महीने के लिए वहां से चले गए थे। ओह खैर, यह एक लंबी कहानी है। माइकल ने फिर अपनी माँ और पिता दोनों को पूरे घर का दौरा कराया। सबसे पहले उसने उन्हें रसोई घर दिखाया जो अब पूरी तरह से पाइपलाइन और नल से सुसज्जित था, जो हर दिन इस्तेमाल के लिए साफ पानी की आपूर्ति करता था। फ्लश। फिर उन्होंने अपने नए आविष्कार शौचालय का प्रदर्शन किया और बताया कि किस प्रकार यह हवेली में कचरे की समस्या का समाधान करता है। बस एक बटन दबाने पर सब कुछ नदी से जुड़े पाइपों में बह जाएगा। उन्होंने उन्हें बहुत ही साधारण व्याख्या दी कि पाइपलाइन कैसे काम करती है तथा कैसे पूरे घर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी पाइपें छत पर स्थित टैंक से आती हैं। उसके पिता ने बिना कुछ कहे धातु के शौचालय और नल की जांच की तथा यह देखने के लिए उनमें दबाव डाला कि क्या यह उतनी ही आसानी से काम करता है जैसा माइकल ने बताया था। उन्होंने जो देखा उसके अनुसार यह सब जादू की वजह से नहीं हुआ। यह सब चीजों के प्राकृतिक तरीके से होने वाली हलचल की वजह से हुआ। उसके चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय झलक रहा था। दुनिया भर के व्यापारों के बारे में अपने व्यापक ज्ञान में उसने पहले कभी इस तरह की यांत्रिक उन्नति नहीं देखी थी। छोटे धातु के पाइपों के माध्यम से ताजा पानी पहुंचाने का इतना आसान तरीका। यह एक बहुत ही सरल विचार था, फिर भी किसी ने पहले कभी इसकी खोज नहीं की थी। यहाँ तक कि राजाओं के महलों और राजघरानों के महलों में भी इस तरह के उपकरण नहीं थे। वे अभी भी जादूगरों से पानी बनाने या अपनी नौकरानियों से अपने कक्षों में पानी लाने के लिए कहते थे। इससे कई सुरक्षा संबंधी समस्याएं हल हो जाती। आखिरकार बहुत सारे सहायक होने से राजा हत्यारों के लिए असुरक्षित हो सकता था। इससे घर में साफ सफाई की समस्या भी हल हो गई। इस पाइपलाइन प्रणाली के साथ बार्ट के कारोबारी दिमाग ने तुरंत ही इस प्लम्बिंग सिस्टम की क्षमता को पहचान लिया। अगर इसे हर घर में लागू किया जाए तो यह पूरी दुनिया में क्रांति ला देगा। माइकल, क्या तुम जानते हो कि इस यंत्र को किसने बनाया है? क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे? बार्ट ने पूछा।
माइकल ने अजीब तरह से मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया। बेशक मैं उसे जानता हूँ पिताजी। वह मैं हूँ। बार्ट का चेहरा एक पल के लिए जम गया। तुमने तुमने इसे बनाया? कैसे? माइकल को पता था कि रहस्यों का समय खत्म हो चुका है। वह आखिरकार अपने माता पिता को अपना जादू दिखाने जा रहा था। उसने खिड़की पर से धातु का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और अपने शरीर के अंदर मौजूद पृथ्वी के मान का इस्तेमाल करके उसके आकार को मोड़ने के लिए एक जादू किया। उसका पूरा शरीर आईवी हरे रंग की आभा में चमक उठा क्योंकि उसने जो अतिरिक्त मान इस्तेमाल किया था वह प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ था। धातु का पतला सीधा टुकड़ा अब एक घर के लघु ढांचे में बदल गया था। लिलिया ने हांफते हुए कहा, 2 सितारा मंत्र। मेटल बेंड। पृथ्वी जादू की स्वयंभू प्रतिभा के रूप में वह निश्चित रूप से माइकल द्वारा डाले गए जादू को पहचान लेगी। यहां तक कि बार्ट भी आश्चर्यचकित था। 2 सितारा जादू। एक 5 वर्षीय बच्चे के रूप में। इससे पहले कि बार्ट इस आश्चर्यजनक जानकारी को समझ पाता, लिलिया ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाया, मानो वह उसके शरीर से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। क्या तुमने सुना, प्रिय? हमारा बेटा पृथ्वी का एक अद्भुत चमत्कार है। माइकल और बाकी नौकरानियों और बटलरों ने मैडम की चीख सुनकर अपने कान बंद कर लिए। ओह मेरे प्यारे प्यारे लड़के, तुम्हें मेरे जीन विरासत में मिले हैं। यह बहुत बढ़िया है। मुझे हमेशा से पता था कि तुम पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रतिभाशाली जादूगर बनोगे। माइकल को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि उसकी मां ने उसे अपने गले से लगा लिया था। अगर वह इतनी चिपकी हुई थी जब उसे उसके पृथ्वी जादू की योग्यता के बारे में पता चला, तो वह कैसी हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि वह सभी 4 तत्वों के जादू का उपयोग कर सकता है। उसने खुद को अंदर से तैयार किया। बार्ट घुटनों के बल बैठ गया और माइकल की आंखों में देखने लगा। हालांकि बार्ट ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब भी वह माइकल को देखता तो उसकी आंखों में गर्व और खुशी झलकती थी। बताओ बेटा, तुमने जादू कैसे सीखा? लिलिया ने तुरंत माइकल को पीछे से गले लगाया और बार्ट की तरफ मुंह बनाया। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी मैं मैना इकट्ठा करती हूं तो उसे हमेशा अपने साथ ले जाती हूं। वह सही थी। माइकल को जादू से इतनी जल्दी परिचित नहीं कराया जाता अगर उसने उसे बचपन में ही मैना इकट्ठा करना नहीं सिखाया होता। उसे इसके लिए उसे धन्यवाद देना था, लेकिन वह यह बात जोर से कहने वाला नहीं था। मुझे याद है कि मैंने जादूगरों को जादू करते देखा था, माइकल ने कहा, 5 साल के बच्चे की तरह अभिनय करते हुए जो एक प्यारी सी कहानी सुना रहा था। मुझे लगा कि वे बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने उनकी नकल की। दोनों अवाक रह गए। आखिरी बार उन्होंने एक पृथ्वी जादूगर को अपने भवन में तब आमंत्रित किया था जब उन्होंने माइकल की पहली जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया था। यदि माइकल ने जो कहा वह सच है, तो वह 1 वर्ष की आयु में ही पृथ्वी के जादुई मंत्रों को याद करने, रटने तथा समझने में सक्षम था। उन्होंने यह बात इतनी मासूमियत से कही कि ज्यादातर लोगों को लगा होगा कि वह कोई प्यारी सी बात कह रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों का सार कुछ और नहीं बल्कि राक्षसी था। और नल, शौचालय, तुम्हें कैसे पता चला कि इन्हें कैसे बनाया जाता है? माइकल ने अपने कंधे उचका दिए। मेरे दिमाग में एक आवाज है जो मुझे बता रही है कि मुझे क्या करना है, उसने बहुत मासूमियत से कहा। बार्ट और लिलिया ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने आश्चर्य को पुष्ट करने का प्रयास करने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे माइकल को अपनी प्रतिभा का पता ही नहीं था। उन्हें लगा कि माइकल के दिमाग में जो आवाज है वह उसका अपना अवचेतन मन है।
और जिस तरह एक प्रतिभाशाली पियानो वादक सिर्फ अपने अंतर्ज्ञान से एक अद्भुत धुन बना सकता है, उसी तरह माइकल सिर्फ कल्पना के जरिए आविष्कार कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक अद्वितीय सहज प्रतिभा को जन्म दिया है। हाँ हाँ, बार्ट ने ठहाका लगाया। और यहाँ मुझे चिंता थी कि हमारा बेटा इतना प्रतिभाशाली नहीं होगा। माइकल बौद्धिक रूप से होशियार था और पृथ्वी जादू में प्रतिभाशाली था। वह प्रतिभाशाली से भी बढ़कर था। हमारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। लिडिया ने अपना चेहरा माइकल के चेहरे से सटा दिया। डिंग डोंग। तभी उन्हें हॉल में घंटी बजने की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। वह क्या है? बार्ट ने पूछा। ओह, यह घड़ी है सर। इसका मतलब है कि लंच का समय हो गया है, सेबेस्टियन ने कहा। घड़ी? अध्याय 26 घड़ी की चाहत। जब माइकल ने बार्ट को हवेली की घड़ी दिखाई तो वह बेहोश हो गया। अंदर गियर और पेंडुलम सिस्टम की जटिलता ने ही उसका सिर चकरा दिया। यह कुछ जादू के सिद्धांतों से भी ज्यादा जटिल था। पहले तो बार्ट को समझ में नहीं आया कि मशीन में ऐसी क्या खास बात है। आखिरकार यह नल या शौचालय जितनी उपयोगी नहीं थी। लेकिन जब माइकल ने उसे समझाया कि कैसे पूरा दिन 24 घंटों में विभाजित होता है और कैसे घड़ी एक निश्चित समय तक चलती रहती है, तो अंततः उसे इस बात का एहसास हुआ। यह शानदार है, बार्ट ने प्रशंसा की। एक व्यवसायी के रूप में वह जानते थे कि उद्योग में समय का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, व्यापार उद्योग में सभी को हमेशा दो अलग अलग स्थानों के बीच माल के शिपमेंट को लेकर समस्या होती थी। एक शिपमेंट दिन के समय जल्दी भेजा गया था और सूर्यास्त से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। हालांकि दोनों पक्षों के पास यह अनुमान लगाने का कोई सटीक तरीका नहीं है कि वह शिपमेंट कब वापस आएगा। आखिरकार उनके पास इस बात का कोई संदर्भ नहीं था कि गाड़ी के अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हाँ, वहां धूप घड़ी और घंटे घड़ियां तो थीं, लेकिन वे बहुत असंगत थीं। लेकिन इस घड़ी के साथ हर कोई इस बात पर सहमत हो सकता था कि शिपमेंट कब पहुंचेगा। उन्हें पता था कि किंग्सब्रिज से अगले शहर तक शिपमेंट को घड़ी में 4 टिक या 4 घंटे लगेंगे। इससे वाणिज्य में क्रांति आ जाएगी। और यह सिर्फ वह एप्लीकेशन था जिसके बारे में वह एक व्यवसायी के रूप में सोच सकता था। जनता के लिए इसके और भी कई सामान्य उपयोग थे। आहम, एक और बढ़िया काम, बेटा। तुम्हारा काम सचमुच अनोखा है, बार्ट ने शांति से कहा और कोशिश करते हुए कहा कि वह बहुत उत्साहित न लगे। बार्ट को घड़ी के प्रति अपने उत्साह पर काबू पाना था। आखिरकार यह उसकी अपनी घड़ी नहीं थी। चाहे वह अपने व्यवसाय के लिए अपनी खुद की घड़ी कितनी भी चाहता हो, अपने 5 वर्षीय बेटे से कोई एहसान मांगना सही नहीं होगा। माइकल मुस्कुराया। पिताजी, क्या आप घड़ी लेना चाहेंगे? बार्ट का शरीर उछल पड़ा, उसका शरीर उत्तेजना में कांप उठा। लेकिन फिर भी उसने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपने इसे बनाया है, इसलिए यह आपका अधिकार है। मेरे लिए इसे अपने पास रखना उचित नहीं होगा। उसकी आंखों की चमक उसके शब्दों को धोखा दे रही थी। वह अपनी खुद की घड़ी होने के विचार से ही लार टपका रहा था। ठीक है पिताजी, माइकल ने अपने पिता की चिंता को टाल दिया। मैं आपके लिए एक बना सकता हूं। एकमात्र समस्या यह है कि मेरे पास अभी पर्याप्त कच्चा माल नहीं है। बार्ट ने माइकल की ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है? उसने कहा। उसकी आवाज में उत्सुकता झलक रही थी। लिलिया अपने पति की बाहों में सिमट गई और उसे चिढ़ाने लगी। फुफ, दिखावा बंद करो प्रिय। मुझे पता है कि तुम अपने लिए एक चाहते हो। फिर वह माइकल की ओर मुड़ी।
सामग्री की चिंता मत करो प्रिय। मैं चाहती हूं कि तुम वह घड़ी बनाओ और हमें दिखाओ कि तुमने यह शानदार कलाकृति कैसे बनाई। लिलिया की प्रेरणा बार्ट से बिल्कुल अलग थी। वह अपने बेटे को पृथ्वी पर जादू करते देखना चाहती थी, ताकि वह खुद देख सके कि उसका 5 वर्षीय बेटा पृथ्वी पर जादू करने में कितना माहिर है। चूंकि घड़ी बनाने में कुछ दिन लगने थे, इसलिए माइकल ने दौरा जारी रखा और अपने माता पिता को अपनी नवीनतम रचना गर्म पानी के झरने दिखाए। वे हवेली से बाहर निकले और उसके बगल में स्थित भाप उगलते पत्थर की इमारत के पास चले गए। नौकरानियों और बटलरों ने तुरंत उन्हें गर्म पानी के झरने में प्रवेश करने में सहायता की, तापमान को गर्म रखने के लिए आग को हवा दिया और उन्हें अंदर जाने के लिए उचित पोशाक दिखाई। नौकरानियों ने लिडिया की मदद की जबकि बटलरों ने बार्ट की सहायता की। यह विदेशों में मिलने वाले गर्म स्नान की याद दिलाता है, बार्ट ने गर्म झरनों की भाप को अपने चेहरे पर पड़ते हुए कहा। वह एक बार दूसरे देश में गया था और वहां के गर्म पानी के झरने ही एक कारण थे जिसकी वजह से हर साल लाखों विदेशी उनके देश में आते थे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि माइकल उनके गर्म पानी के झरनों जैसा कुछ बना सकता है, जबकि इस जगह के आसपास कहीं भी ज्वालामुखी नहीं था। यह आरामदायक है, बार्ट ने स्नान में डूबते हुए कहा। यह केवल गर्म पानी के झरने ही नहीं थे जिन्होंने उनके शरीर के तनाव और थकान को दूर किया, बल्कि यह भी तथ्य था कि उनका बेटा एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे दुनिया में फलने फूलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि माइकल के दादाजी उसके लिए कोई विरासत छोड़ जाएंगे या नहीं। बूढ़ा आदमी माइकल के आविष्कारों में चतुराई को पहचान लेगा और भविष्य में और भी चीजें बनाने के लिए उसे तुरंत पैसे देगा। बार्ट को यह जानकर राहत मिली कि उसका बेटा प्रतिभाशाली है। माइकल उन समस्याओं के लिए अभिनव समाधान बनाने में सक्षम था जिन्हें बुद्धिजीवी हजारों सालों तक नहीं समझ पाए थे। अगर कोई समाधान था तो उसमें मुख्य रूप से जादू और मंत्र शामिल होंगे। लेकिन माइकल ने सरल भौतिकी के साथ बहता पानी बनाने में सफलता प्राप्त की। इसका मतलब यह था कि इस आविष्कार का उपयोग हर कोई कर सकता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर। भविष्य में तुम अच्छा करोगे बेटा। माइकल अपने पिता के बगल में गर्म पानी के झरने में आराम कर रहा था। किसी कारण से माइकल को लगा कि बार्ट उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस बारे में जानने के लिए बहुत छोटा है। माइकल। तभी लिलिया की आवाज दो गर्म झरनों के बीच की विभाजक की मोटी पत्थर की दीवारों के बीच से गूंज उठी। पिता और पुत्र दोनों घबरा गए क्योंकि उन्हें पता था कि आगे क्या होगा। लिलिया अपने शरीर पर तौलिया लपेटे हुए गर्म पानी के झरने के पुरुषों वाले हिस्से की ओर दौड़ती हुई आई। क्या हुआ मां? माइकल ने यथासंभव मासूम दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। मैंने यह क्या सुना है कि तुम नौकरानियों के साथ नहा रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर भी उसकी आंखें खून से रंगी हुई थीं। उफ! यह अस्वीकार्य है। तुम उनके साथ नहाते हो और मेरे साथ नहीं। तुम अभी हमारे पास गर्म पानी के झरने के किनारे आ जाओ। जब उसने सोचा कि वह महिलाओं के अनुभाग में स्नान करने से छूट पा सकता है, उसने नौकरानियों से कहा कि वे उसकी मां को इस बारे में न बताएं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी मां जादूगरनी से बेहतर पूछताछ करने वाली थी। और यह मत सोचो कि तुम मुझे अपने गालों को दबाने की इजाजत देकर बच सकती हो, लिलिया ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। वह गंभीर थी। वह जानता था कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह केवल एक ही काम कर सकता था। उसने अपना हाथ उठाया और पानी की एक गेंद, एक छोटी चट्टान और एक टिमटिमाती हुई लौ की कल्पना की तथा हवा का उपयोग करते हुए उन्हें अपने हाथों के चारों ओर घुमाया। देखो मां,
मैं सभी 4 तत्वों को डाल सकता हूँ। अध्याय 27 चौगुनाकोर। ऐसा प्रतीत होता है कि माइकल ने यह कम करके आंका था कि चतुर्भुज तत्व निपुणता की अपनी विश्वविख्यात प्रतिभा की घोषणा के बाद उन्हें कितनी प्रशंसा मिलेगी। उसके माता पिता तुरंत गर्म पानी के झरने से बाहर आए और उससे उसकी जादुई प्रतिभा के बारे में गहन पूछताछ की। हालांकि 4 मूल तत्व मंत्रों की अभिव्यक्तियां दिन की तरह स्पष्ट थीं, लिलिया और बार्ट को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आखिरकार दुनिया के मौजूदा 9 सितारा ग्रैंड विजार्ड में भी इस तरह की प्रतिभा नहीं थी जब वह 5 साल का बच्चा था। यह कल्पना करना भी अकल्पनीय था कि एक बच्चा, जिसे बचपन में जादू के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया गया था, वास्तव में ब्रह्मांड के सभी मुख्य तत्वों को नियंत्रित करने की प्रतिभा रखता था। उन्होंने उसे सरल मंत्र जैसे पानी की गेंद, अंगारा, पत्थर फेंक और हवा का झोंका को उनकी आंखों के सामने 2-3 बार डालने को कहा ताकि वे पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं। फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने किंग्सब्रिज के मैजिक टावर से एक 5 सितारा जादूगर को आमंत्रित किया ताकि वह आकर माइकल की चारों तत्वों में प्रतिभा का मूल्यांकन कर सके। 4 घंटे बाद जादूगर हवेली में आया और मूल्यांकन शुरू किया। बार्ट आगे पीछे घूम रहा था, जबकि लिलिया अपने नाखून चबा रही थी, क्योंकि वे जादूगर को अपनी छड़ी उठाते और माइकल की ओर निरीक्षण मंत्र डालते देख रहे थे। मैं यहाँ आपके मन का मूल्यांकन करने आया हूँ, जादूगर ने माइकल से ऐसे कहा जैसे वह कोई बच्चा हो जिसे लाड़ प्यार की जरूरत हो। वेंडरबिल्ट्स के विपरीत, जो तत्काल पुष्टि चाहते थे, जादूगर को कोई जल्दबाजी नहीं थी। यह पहली बार नहीं था जब किसी आशावादी माता पिता ने यह देखने के लिए उसे काम पर रखा था कि क्या उनके बच्चे में रहस्यवादी कलाओं में असाधारण प्रतिभा है। ज्यादातर, अगर हर बार नहीं, तो बच्चे के पास सिर्फ औसत दर्जे की प्रतिभा होती थी, जो 5वें तारे के दायरे से नीचे फंसने के लिए नियत थी। जादूगर ने सोचा कि माइकल भी ऐसा ही होगा। जैसे ही प्रकाश मन उसके मूल से निकलकर बिजली की छड़ की तरह उसकी छड़ी की नोक पर इकट्ठा हुआ, उसके और माइकल के बीच दूधिया सफेद तरल पदार्थ से बनी एक रहस्यमयी स्क्रीन प्रकट हुई। माइकल के शरीर में जो भी मैना कोर था, वह सफेद स्क्रीन पर एक चमकदार रोशनी के रूप में दिखाई देता था, जिससे यह पुष्टि होती थी कि रहस्यमय कलाओं में उसकी क्या प्रतिभा थी, यदि कोई थी। जादूगर ने हांफते हुए कहा और खुद को सीधा रखने के लिए एक कदम पीछे हट गया। आक्रामक जादू मंत्र का पता चला। चूंकि आप स्वेच्छा से निरीक्षण के लिए सहमत हैं, इसलिए जादुई मंत्र को आपके शरीर से गुजरने की अनुमति है। जादू का विश्लेषण। जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ। मन कोर निरीक्षण। प्रकाश और अंधकार तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता के लिए एक स्क्रीन बनाता है जिससे वह लक्ष्य के शरीर के माध्यम से देख सकता है और अंदर बन रहे मैना कोर को देख सकता है। मैना कोर तत्वों के अनुरूप अलग अलग रोशनी के रूप में दिखाई देंगे। माइकल को यह जानकर खुशी हुई कि उसके शरीर में मौजूद पत्थरों का वास्तविक नाम है मन कोर, तो इसे यही कहा जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सब के माध्यम से उन्होंने जो सबसे अच्छी बात खोजी वह यह थी कि 4 मूल तत्वों के अलावा अन्य तत्व भी थे। उदाहरण के लिए, उसने जो नया 4 सितारा मंत्र सीखा था, उसके लिए उसे प्रकाश और अंधेरे मान की आवश्यकता थी, जो उसके शरीर में फिलहाल संग्रहित नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि उन विशेष मानों को एकत्रित करने के लिए किसी विशेष घटना की आवश्यकता थी, अन्यथा माइकल को अपने आसपास की दुनिया में स्वाभाविक रूप से ही वे मिल जाते। वह जादूगर से पूछना चाहता था कि वह प्रकाश मान कैसे एकत्रित कर सकता है, लेकिन वह आदमी इतना स्तब्ध था कि बोल भी नहीं पा रहा था। जादूगर, तुमने क्या देखा? बार्ट ने घबराई हुई आवाज में कहा।
जादूगर ने अपने शरीर से आश्चर्य को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए एक बड़ा घूंट लिया। लेकिन हर बार जब वह माइकल के शरीर पर लगी सफेद स्क्रीन में चमकती हुई 4 रोशनियों को देखता तो उसे ऐसा लगता कि वह बेहोश होने वाला है। एक जीवंत हरा प्रकाश, एक ज्वलंत लाल प्रकाश, एक गर्म भूरा प्रकाश और एक ठंडी चांदी जैसी रोशनी माइकल के निचले पेट पर चमक रही थी। 5 साल के बच्चे के शरीर के नीचे इन 4 रोशनियों का एक साथ मौजूद होना उतनी समस्याजनक नहीं थी जितनी कि उनसे निकलने वाली चमक थी। 4 मैनाकोर संतरे जितने बड़े थे। कोई भी व्यक्ति इस विशाल आकार और मन की सांद्रता को केवल किशोर से वयस्क जादूगरों के कोर में ही देख सकता है, जिन्हें वर्षों तक औपचारिक प्रशिक्षण और साधना मिली होती है। कोई भी उम्मीद नहीं करेगा या यहाँ तक कि विश्वास भी नहीं करेगा कि जादूगर ने इसे बिना किसी प्रशिक्षण के 5 साल के लड़के में देखा होगा। केवल इस मान पूल के आधार पर ही उन्हें पहले से ही 1000 वर्ष में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता। लेकिन सभी 4 तत्वों पर इतना अधिक मान होना, वह यह कहना पर्याप्त है, अन्यलोकीय था। वह चारों तत्वों में निपुण है। जादूगर ने अपनी ऊंची नुकीली टोपी ठीक करते हुए और माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मैंने रहस्यवादी कलाओं में इस तरह की प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी। मुझे डर है कि मैं जादू में उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप उसे जल्द से जल्द मैजिक टावर ले जाएं। उसे अपनी जवानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए और अभी से प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए। हम उसे अपने संरक्षण में लेने के लिए तैयार हैं। औपचारिक रूप से बार्ट यह सुनकर खुश था कि माइकल वास्तव में रहस्यवादी कलाओं में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इससे माइकल के लिए दुनिया के सबसे सम्मानित जादूगरों में से एक बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता था, जिसे राजघराने और राजा भी सम्मान देते थे। लेकिन औपचारिक रूप से उसे स्वीकार करने के उनके प्रस्ताव को सुनने के बाद बार्ट थोड़ा चिंतित हो गया। आखिरकार गिल्ड ऑफ आर्काना में शामिल होने से माइकल को अपना पूरा जीवन मैजिक टावर में अध्ययन करने में बिताना होगा, रहस्य के शिखर का पीछा करने के लिए सभी सांसारिक इच्छाओं को त्यागना होगा। इतना ही नहीं, यदि माइकल जादूगरों के साथ बहुत अधिक जुड़ गया तो उसकी वफादारी वेंडरबिल्ट परिवार से गिल्ड ऑफ आर्काना की ओर स्थानांतरित हो सकती थी। जबकि बार्ट माइकल के बहुत अधिक प्रतिभाशाली होने के परिणामों के बारे में चिंतित था, वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी अधिक महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चिंतित थी। तो लिलिया ने जादूगर से पूछा, क्या है मैडम? असहाय जादूगर ने पूछा, क्या उसका पृथ्वी तत्व कोर अन्य कोर से बड़ा है? मुझे बताओ कि वह पृथ्वी जादू में अधिक प्रतिभाशाली है। जादूगर को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। अध्याय 28 पत्थर का कवच सीखना। जब से माइकल ने अपने माता पिता को अपनी असली जादुई योग्यता बताई है, तब से वेंडरबिल्ट एस्टेट में चीजें बहुत बदल गई हैं। उनका दैनिक जीवन सुबह सुबह अपनी मां के साथ पृथ्वी जादू की शिक्षा लेने में व्यतीत होता था, जिसमें उन्हें सभी प्रकार की जानकारी दी जाती थी ताकि वे अपने पृथ्वी मन को चारों तत्वों में से सर्वश्रेष्ठ बना सकें। उसने इसे ऐसे लिया जैसे कि यह एक प्रतियोगिता हो। फुफुफुफु, आप सारी जानकारी सोख रहे हैं, जैसी कि मेरी छोटी प्रतिभा से उम्मीद थी। सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर होने के बावजूद माइकल को ट्यूशन सेशन से कोई परेशानी नहीं हुई। उसने पृथ्वी के जादू और मंत्रों के बारे में बहुत सी नई जानकारी सीखी जो उसे अन्यथा नहीं पता होती। पृथ्वी का मान दिन के आरंभ में सबसे अधिक होता है, क्योंकि उस समय फूल, पौधे, पत्थर और जानवर जाग जाते हैं और अपने आसपास की सारी ऊर्जा को सोख लेते हैं तथा उसे पृथ्वी के मान में परिवर्तित कर देते हैं। लिलिया ने आगे बताया,
यह जानना दिलचस्प था कि पृथ्वी का मान इस दुनिया में रहने वाले प्राणियों से आया था। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका इसकी तुलना जीवन के प्राकृतिक चक्र से करना होगा। पौधे सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फिर जानवर उन पौधों को खाते हैं और उन्हें ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है, जबकि कुछ हिस्सा बेकार हो जाता है। और पृथ्वी का मान भी। उसने उसे यह भी सिखाया कि कैसे सही तरीके से ध्यान करना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने मूल को भरने के लिए जितना शुद्ध मन इकट्ठा कर सकता है, वह उतना ही अधिक जादुई उत्पादन प्राप्त कर सकता है। मन इकट्ठा करना या ध्यान लगाना एक ऐसी प्रथा थी जिसमें सभी जादूगरों को सबसे पहले महारत हासिल करनी होती थी। और चूंकि लिलिया पृथ्वी के जादू में माहिर थी, इसलिए वह पृथ्वी के मन का ध्यान करने में भी माहिर थी। किसी बच्चे को उचित तकनीक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे गले लगा लिया जाए और उसके लिए मान इकट्ठा किया जाए, एक तरह से प्रॉक्सी की तरह। वह उसे मन एकत्रित करने के बारे में सिखाने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वह पहले से ही ध्यान लगाने में काफी निपुण है, तो वह तुरंत दुखी हो गई। पृथ्वी का मान और साथ ही अन्य 3 तत्वीय मान माइकल के छोटे से शरीर के चारों ओर बवंडर की तरह घूम रहे थे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। इससे पहले कि सब कुछ उसके कोर में समा गया, उसका आकार थोड़ा बढ़ गया। यह सब चैट JK1 की बदौलत था। उसका निजी AI सहायक उसके लिए मैना इकट्ठा करने का काम करता था, यहाँ तक कि जब वह सो रहा होता था। जब उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसकी माँ ने उसे कुछ मंत्र सिखाए। यह एक 2 सितारा मंत्र है, जिसे स्टोन आर्मर कहा जाता है, लिलिया ने कहा। जैसे ही उसने अपने हाथ फैलाए, उसके शरीर के चारों ओर एक भूरे रंग की आभा चमक रही थी। माइकल ने देखा कि ग्रेनाइट के पत्थर के टुकड़े उसकी माँ की त्वचा के ऊपर हवा में उभरे और चुंबक की तरह उससे चिपक गए। इसने उसके शरीर पर एक कवच का निर्माण किया, जो धड़, सिर, हाथ और पैरों की रक्षा करता था। ग्रेनाइट कवच के कारण वह युद्ध के लिए तैयार एक नॉर्स देवी जैसी प्रतीत होती थी। जादू का विश्लेषण। जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ। पत्थर का कवच। पृथ्वी तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को पत्थर से बना एक सुरक्षा कवच बनाने की अनुमति देता है। यह कवच पूरे शरीर को एक अदृश्य सुरक्षा परत में ढक देता है। कवच की सौंदर्य गुणवत्ता उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। कवच की रक्षात्मक गुणवत्ता उपयोगकर्ता की मन की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करती है। प्रत्येक हिट हमले की ताकत के आधार पर उपयोगकर्ता के मन को कम कर देगा। इससे पहले कि लिलिया माइकल को अपना कवच दिखा पाती, उसने देखा कि उसके शरीर से पृथ्वी का मान निकल रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उसके शरीर से निकला था जब उसने स्टोन आर्मर डाला था। ग्रेनाइट पत्थर के टुकड़े उसके शरीर से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे और फिर उसकी त्वचा में समा गए, जिससे पूरे शरीर पर कवच बन गया, जो एनीमे में देखे गए काल्पनिक नायकों की याद दिलाता था। बहुत बढ़िया। धन्यवाद माँ, माइकल ने सहजता से कहा, एक उपयोगी मंत्र सीखने के लिए आभारी महसूस करते हुए। हालांकि उसे अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि माइकल के बारे में सब कुछ बेतुका है। उसे कुछ सेकंड भी नहीं लगे इससे पहले कि वह उस जादू की महारत को दोहराने में सक्षम हो जाए जिसका अभ्यास उसने सालों से किया था। यह अच्छी बात थी कि वह उसका बेटा था, अन्यथा वह उसकी प्रतिभा को अनुचित मानती। चूंकि यह मंत्र पृथ्वी के मान से बना है, इसलिए यह वायु हमलों के विरुद्ध एक अच्छा बचाव है। हालांकि यह अग्नि हमलों के विरुद्ध कमजोर है, लिलिया ने समझाया। पता चला कि पिछले जीवन में एक निश्चित खेल की तरह
सभी तत्वों में अन्य तत्वों के प्रति ताकत और कमजोरी थी। पृथ्वी के लिए यह वायु के विरुद्ध तो अच्छा था, लेकिन अग्नि के विरुद्ध बुरा था। मैं स्टोन आर्मर के बारे में जानता हूँ, माँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो मुझे सभी हमलों से बचा सके। मैं अपनी रक्षा में कोई कमजोरी नहीं चाहता। लिलिया ने अपना सिर हिलाया। सभी मंत्रों की अपनी कमजोरियां और ताकतें होती हैं। यह माइकल के लिए आदर्श नहीं था। अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए वह रक्षा में अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहता था। इतना शक्तिशाली कि कोई भी दुश्मन उसे मार न सके, भले ही वह उन्हें हमला करने दे, बिना उनकी चालों से बचने की कोशिश किए। हम अगर पत्थर का कवच है तो क्या पानी का कवच भी है? यह निश्चित रूप से मुझे पत्थर के कवच के विपरीत आग से बचाएगा। उसने अपनी मां से यह प्रश्न पूछा और जवाब हाँ में मिला। इसका नाम अलग है, लेकिन अवधारणा वही है। इसमें बस तत्व अलग हैं। उन्होंने घर बसाने से पहले के अपने साहसिक जीवन को याद करते हुए कहा, अगर यह सच है तो शायद मैं अपने शरीर पर सभी प्रकार के मौलिक कवच लगा सकता हूं और सभी नुकसानों से अपनी रक्षा कर सकता हूं। माइकल ने सोचा, चैटजे के एक, क्या आप ऐसा मंत्र बना सकते हैं जो स्टोन आर्मर के समान हो, लेकिन विभिन्न तत्वों में? क्षमा करें, इस समय मेरे पास मंत्र लिखने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। इस समस्या का समाधान बस और अधिक मंत्र देखना था। शुक्र है वह जल्द ही मैजिक टावर का दौरा करने वाला था। उम्मीद है वह वहां से मुट्ठी भर मंत्र पा सकेगा। हे, वाटर आर्मर सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, माइकल ने खुद से कहा। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि उसकी मां के कान किसी उल्लू के कान जैसे संवेदनशील थे। माइकल ने कसम खाई कि उसने उसका सिर 180 डिग्री घूमते हुए देखा था, जबकि वह उसे घूर रही थी। अब तुम क्या करोगे? मैंने नहीं सुना कि तुम मेरे रहते हुए जल मंत्र सीखना चाह रहे हो, है न? निश्चित रूप से नहीं। माइकल अजीब तरह से हंसा और धीरे से पीछे हट गया। उसे अब तक समझ जाना चाहिए था कि उसकी मां कितनी अधिकारपूर्ण थी, यहां तक कि जादू के मामले में भी। उसने यह कहकर खुद को बचाने की कोशिश की कि वह कुछ और करने जा रहा है, लेकिन उसकी मां ने तुरंत उसे हथकड़ी से पकड़ लिया। अध्याय 29, किंग्सब्रिज। अपनी मां के साथ सुबह सुबह ट्यूशन सत्र के बाद माइकल दोपहर का समय उस घड़ी को बनाने में बिताता था जो वह अपने पिता को देने वाला था। चूंकि यह मशीन बनाने का उनका पहला मौका नहीं था, इसलिए वे घड़ी को थोड़ा छोटा बनाने में सक्षम थे, जिससे यह उन पुरानी दादाजी घड़ियों की तरह दिखती थी जिन्हें उन्होंने अपने पिछले जीवन में देखा था। यह अभी भी बड़ी थी, लेकिन कैबिनेट जितनी बड़ी नहीं थी। घड़ी की लयबद्ध टिक टिक सुनकर उसके पिता उत्साह से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। वो आदमी ने कहा। उसने अपने गरिमामय होने के सारे दिखावे छोड़ दिए। पेंडुलम को आगे पीछे झूलता देखकर वह आदमी सम्मोहित हो गया। वह अपने सिर को भी आगे पीछे झुलाने से खुद को रोक नहीं सका। माइकल ने देखा कि उसके पिता घड़ी के प्रति इतने जुनूनी हो गए थे कि वे थोड़े मूर्ख लगने लगे थे। क्या आपको यह इतना पसंद है, पिताजी? माइकल ने खुद से हंसते हुए कहा। उसने अपने पिता को कभी इस तरह से व्यवहार करते नहीं देखा था। वह हमेशा अपने पिता को एक गंभीर व्यक्ति के रूप में देखता था, जो हर चीज को गंभीरता से लेता था। लेकिन अब वह उन्हें बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा था। मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया कि यह कैसे काम करता है और आपने इसे कैसे बनाया, लेकिन यह अद्भुत है, बेटा। धन्यवाद। मैं इसे अपने कार्यालय में स्थापित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, बार्ट ने माइकल के बालों को सहलाते हुए कहा। अब जब तुम्हारे पास यह है,
तो तुम्हारे पास देर से घर आने का कोई बहाना नहीं है न? प्रिय लिलिया को ऐसा लगा जैसे वह मजाक कर रही थी, लेकिन पिता और पुत्र दोनों जानते थे कि यह एक वास्तविक खतरा था। ओह, क्या आप समय देखेंगे? हमें अब चलना चाहिए ताकि हम लंच से पहले किंग्सब्रिज पहुंच जाएं। हा हा हा। ऐसा लगता था कि माइकल को लिलिया के डरावने सवालों से निपटने की क्षमता अपने पिता से विरासत में मिली थी। आज वह दिन था जब वे मैजिक टावर देखने के लिए किंग्सब्रिज जा रहे थे। किंग्सब्रिज जाने में उन्हें एक हफ्ते का समय इसलिए लगा क्योंकि माइकल की मां चाहती थी कि उसका मूल्यांकन होने से पहले वह अपने पृथ्वी जादू को थोड़ा और बेहतर कर ले। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माइकल को अंततः जादूगरों को करीब से देखने का मौका मिल गया। हे चैट जेके, एक आप और अधिक जादू मंत्र का विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं, है ना? मैं आपके आसपास किए जाने वाले जादू मंत्रों को स्कैन करने में पूरी तरह सक्षम हूं। यही वह बात थी जो उसे सुनना पसंद था। कुछ घंटों बाद सेबेस्टियन ने गाड़ी को खींच रहे घोड़ों को रोका और खिड़की से झांका। सर, मैडम, यंग मास्टर, हम किंग्सब्रिज पहुंच गए हैं। रिबॉर्न कंपनी के बारे में कास्टेल की दैनिक रिपोर्ट सुनने के बाद माइकल ने किंग्सब्रिज के बारे में बहुत कुछ सुना था। उनके अनुसार किंग्सब्रिज एक बड़ा शहर था जिसके नागरिक औसत नागरिक से थोड़े ज्यादा अमीर थे। इस जगह के सामान्य निवासियों में अमीर व्यापारी, मशहूर तलवारबाज परिवार और यहां तक कि राजघराने के लोग भी शामिल थे। यही कारण था कि वे रिबॉर्न साबुन और शैम्पू को एक सोने के सिक्के पर बेच सकते थे। ज्यादातर लोग इतना खर्च नहीं कर पाते, लेकिन किंग्सब्रिज के लोग इतने अमीर थे कि वे खुद को खुश रखने के लिए बहुत ज्यादा खर्च कर सकते थे। माइकल ने खिड़की से बाहर देखा और शहर के चारों ओर ऊंची पत्थर की दीवारें देखीं, जिनमें प्रत्येक पहरेदार पर तीरंदाज और सैनिक तैनात थे। संरचना को मजबूती और स्थिरता प्रदान करने के लिए दीवारें पत्थर और गारे से बनी हैं। इनकी अनुमानित ऊंचाई 20 मीटर या 6 मंजिला इमारत के बराबर है। क्या आप और जानना चाहेंगे? नहीं, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। जैसा कि एक अमीर शहर से उम्मीद की जाती है, उन्होंने अपने सैनिकों को हथियारों से लैस करने में कोई कमी नहीं की। गेट की रखवाली करने वाले प्रवर्तक पूरे स्टील के कवच पहने हुए थे, जिसके चारों ओर सोने की परत चढ़ाई गई थी ताकि सैनिकों को शाही आभा मिले। मैं वेंडरबिल्ट्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सिपाही ने गाड़ी को प्रणाम करते हुए कहा। शहर में प्रवेश करने वाले अन्य लोगों की तरह उनसे पूछताछ नहीं की गई और न ही उनकी गाड़ियों की जांच की गई। उन्हें केवल उनकी गाड़ी पर लगे वेंडरबिल्ट प्रतीक के कारण अंदर जाने दिया गया। वैसे उनका प्रतीक चिन्ह 2 हाथों का था, जो सोने के सिक्कों से भरे हुए संग्रह को थामे हुए थे, तथा उसके नीचे ग्रह की छवि थी। माइकल को लगा कि यह तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वे लोग अपनी संपत्ति दिखाने के लिए ही अपने प्रतीक पर असली सोना लगाते हैं। जब उन्हें अंदर जाने दिया गया, तो सेबेस्टियन उनकी गाड़ी को दूर स्थित बड़े काले शिखर की ओर ले गया। इस बीच माइकल ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। यह पहली बार था जब वह अपनी आंखों से एक वास्तविक मध्ययुगीन शहर को देख रहा था। उसे इस बात का एक अमूर्त विचार था कि वे कैसे दिखते थे, क्योंकि वह अक्सर इस युग को दर्शाने वाले एनीमे और टीवी शो देखता था, लेकिन इसे वास्तविक जीवन में देखना अधिक अवास्तविक लगा। पुरुषों ने बढ़िया अंगरखे पहन रखे थे, जबकि महिलाओं ने फूले हुए गाउन पहन रखे थे, जैसे कि यह सामान्य बात हो। ऐसा लग रहा था कि वे कॉस्प्ले कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। यह उस दिन के लिए उनकी असली पोशाक थी। जैसे जैसे गाड़ी किंग्सब्रिज की पत्थर की सड़कों पर आगे बढ़ती गई, माइकल के शहर के इत्मीनान से अवलोकन में एक भयानक गंध ने बाधा उत्पन्न की, जिसने उसकी इंद्रियों को भर दिया। उघ! उसे अपनी नाक दबानी पड़ी।
वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह क्या है डैड? वह क्या है? हालांकि उसके माता पिता को कुछ भी गलत नजर नहीं आया। क्या हुआ प्रिय? माइकल ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे वे पागल हों। क्या तुम्हें इसकी गंध नहीं आ रही? लिलिया और बार्ट दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें नहीं पता था कि इतनी बुरी गंध क्या थी। तब बार्ट को अंततः याद आया कि यह पहली बार था जब माइकल किंग्सब्रिज आया था। ओह, आप शायद डेम्स नदी की गंध सूंघ रहे होंगे, बार्ट ने समझाया। जल्द ही गाड़ी शहर के अगले हिस्से की ओर जाने वाले चौड़े पुल पर पहुंच गई। माइकल ने खिड़की से बाहर देखा और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि इतनी बुरी गंध किस बात की थी। डेम्स नदी प्रदूषण से भरी हुई थी। कोई भी प्रदूषण नहीं, यह मानव प्रदूषण था, यानी मानव मल। यह दुनिया अभी भी मध्ययुगीन काल में फंसी हुई थी, जब मानव मल को बिना किसी सफाई के नदी में फेंक दिया जाता था। माइकल इतने लंबे समय से हवेली में आधुनिक टॉयलेटरी के साथ रह रहा था कि वह इस तथ्य को भूल गया था। केवल अब यह चेहरा उसके चेहरे पर आ गया। अध्याय 30 जादुई मीनार। इतने विशाल शहर में धनी नागरिकों की भरमार थी। माइकल ने सोचा होगा कि वे अपने स्थान को साफ रखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। भय अड़े दे नॉर्थ लीडिंग। वे सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वे ऐसा करते हैं। हर सप्ताह जादूगर आते हैं और डेम्स नदी को शुद्ध करते हैं। जहां तक मुझे पता है, उन्होंने कल ही इसे साफ किया है, बार्ट ने कहा। कल? उन्होंने कल ही नदी साफ की थी, लेकिन वह पहले से ही कचरे से भरी हुई थी। माइकल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह एक दिन भी ऐसी जगह पर नहीं रह सकता था जहां मल की बदबू आती हो। लेकिन इस शहर के नागरिक पुल के किनारे चलते हुए भी हैरान नहीं दिखे। वे भयानक गंध के आदी हो चुके थे। तुम्हें पता है इस जगह को क्या चाहिए? एक सीवेज सिस्टम। हर हफ्ते जादूगरों से कचरा साफ करवाना समस्या की जड़ को नजरअंदाज करना है। इससे पूरे शहर में बीमारी फैल जाएगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके सीवेज प्रणाली कैसे काम कर सकती है? चैट के एक के सुझाव ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उन्हें किंग्सब्रिज सिटी में सीवेज सिस्टम बनाना चाहिए? माइकल ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया, कम से कम अभी के लिए। उसे संदेह था कि किंग्सब्रिज के बड़े लोग उसे अपने शहर में इतने बड़े पैमाने पर नवीनीकरण का काम करने देंगे। जल्द ही वे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। यह उसकी पिछली दुनिया में मौजूद कुछ गगनचुंबी इमारतों जितना ऊंचा था, तथा इसकी बनावट और रंग भी उस ओब्सीडियन के समान था जिसे उसने अपने दूसरे जीवन में खेले गए एक ब्लॉकी सर्वाइवल गेम में देखा था। दिलचस्प बात यह है कि मैजिक टावर का प्रवेश द्वार एक दरवाजे जैसा था जो घूमते हुए हरे तरल पदार्थ से बना था। हम जादुई टावर पर पहुंच गए हैं। टावर मास्टर को हमारे आगमन की सूचना दे दी गई है और वह युवा मास्टर का स्वागत करने के लिए किसी को भेजेंगे, सेबेस्टियन ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। माइकल तुरंत बाहर निकला और अपने शरीर को फैलाया। वह और अधिक उपयोगी मंत्र पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। कुछ सेकंड के बाद हरा पोर्टल चमक उठा, क्योंकि दूसरी ओर से एक आकृति बाहर आई। यह एक 20-20 साल की महिला थी जो हरे रंग का लबादा और काली नुकीली टोपी पहने हुए थी, जो इस दुनिया में जादूगरों की विशिष्ट पोशाक थी। उन्होंने कहा, सम्माननीय अतिथिगण, आपका स्वागत है। हम यहाँ टावर मास्टर से मिलने आए हैं। क्या वह यहाँ है? लिलिया ने सीधे तौर पर पूछा। महिला को उसकी अशिष्टता से कोई परेशानी नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे जब भी वह माइकल की मां को देखती थी तो उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक होती थी।
मिट्टी की चुड़ैल से मिलना सम्मान की बात है, उसने लिलिया की ओर इशारा करते हुए कहा। दुर्भाग्य से टावर मास्टर इस समय किसी और काम में व्यस्त हैं और इस समय आपसे नहीं मिल सकते, लेकिन वह लगभग 1 घंटे में वापस आ जाएगा। अरे, वह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? लिलिया परेशान सी लग रही थी। माइकल ने जो सुना उससे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ टावर मास्टर से परिचित थी। माँ, क्या आप इन लोगों को जानती हैं? इस बार महिला ने ही उत्तर दिया। बेशक छोटी सी। तुम्हारी माँ इस जादुई टावर से निकली सबसे प्रतिभाशाली जादूगरनी में से एक है। उसे पश्चिम की मिट्टी की चुड़ैल कहा जाता था। अगर उसने अपनी टोपी नहीं छोड़ी होती तो वह शायद अगली टावर मास्टर बन जाती। लिलिया ने उस महिला की प्रशंसा को नजरअंदाज कर दिया और इसे अतीत की बात मान लिया। मैंने तुमसे कहा था, प्रिय। उस समय मैं एक बहुत प्रतिभाशाली पृथ्वी जादूगर था। तुम्हें मैजिक टावर से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पृथ्वी मंत्रों के बारे में सब कुछ सिखा सकती हूँ, लिलिया ने कहा। प्रिय, तुम असभ्य व्यवहार कर रही हो, बार्ट ने अपनी पत्नी को चेतावनी दी। फिर वह महिला की ओर मुड़ा और उससे पूछा कि क्या उन्हें बाद में फिर आना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। यहाँ जो छोटा बच्चा है वह हमारे मैजिक टावर का एक छोटा सा दौरा करके हमारे व्यवसाय से परिचित हो सकता है। माइकल ने जब यह सुना तो वह खुश हो गया। क्या वह अंतः जादूगरों को एक के बाद एक अद्भुत जादू करते हुए देख पाएगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने उत्साह दिखाते हुए पूछा। ठीक है, हम उसे अभी तुम्हारी देखभाल में छोड़ देंगे, लिलिया ने थोड़ी नासमझी से कहा। चिंता मत करो मिस लिलिया, हम छोटे बच्चे की देखभाल करेंगे, महिला ने कहा और माइकल का हाथ पकड़कर उसे मैजिक टावर के प्रवेश द्वार की ओर ले गई। माइकल ने अपने माता पिता को ऐसे अलविदा कहा जैसे वह किंडरगार्टन का छात्र हो जिसे डेकेयर में छोड़ा गया हो। वे वेंडरबिल्ट के कुछ काम में काफी व्यस्त थे, इसलिए वे पूरे दिन माइकल के साथ नहीं रह सके। तो छोटे वेंडरबिल्ट, तुम मैजिक टावर क्यों जाना चाहते थे? क्या तुम्हें जादू सीखने में रुचि है? तुम्हारी उम्र एक कोर बनाने के लिए मैना इकट्ठा करना शुरू करने का सही समय है। माइकल ने उसकी ओर देखा। उन्होंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं यहाँ क्यों हूँ? महिला ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको टावर मास्टर से मिलना था। माइकल जानता था कि यह कोई रहस्य नहीं रहेगा, इसलिए उसने सच उगल दिया। खैर, मैं यहाँ अपनी जादुई प्रतिभा का मूल्यांकन कराने आया हूँ। ओह, यह तो अद्भुत है। आपने पृथ्वी जादू में अवश्य ही कोई प्रतिभा प्रदर्शित की होगी, क्योंकि इसमें आपकी माँ की प्रतिभा भी है। माइकल ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी के जादू में प्रतिभाशाली हूँ। कम से कम वे यही कहते हैं। मैं अपनी तुलना करने के लिए किसी और से नहीं मिला हूँ। महिला मुस्कुराई। उसने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सोचा कि यह सिर्फ 5 साल के बच्चे की बकवास है। और जैसे ही वे जादुई टावर के करीब पहुंचे, माइकल को हवा में प्रचुर मात्रा में मान का एहसास हुआ। वह घना था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मानस कणों के समुद्र में चल रहा हो और सभी रंगों की रोशनियां उसकी आंखों में छा रही हों। वाह, माइकल ने कहा, यहाँ बहुत सारा मन है। लेकिन यह असंतुलित क्यों है? बाकी की तुलना में यहाँ अग्नि तत्व ज्यादा है और जल तत्व ज्यादा नहीं है। महिला ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि रुको, तुम हवा में दूसरे मान को कैसे महसूस कर सकते हो? मुझे लगा कि तुम पृथ्वी के जादू में प्रतिभाशाली हो।
माइकल ने कंधे उचकाए। मैं इन सभी में प्रतिभाशाली हूं। महिला वहीं रुक गई और बड़ी बड़ी आंखों से माइकल को देखने लगी। इस बीच माइकल आगे बढ़ गया और मैजिक टावर के अंदर पोर्टल के करीब चला गया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे कुछ अपरिचित बात का एहसास हुआ। नए मानव की उपस्थिति का पता लगाना। विश्लेषण पूर्ण। अब आपने 4 नए प्रकार के मैना को इकट्ठा करने की क्षमता प्राप्त कर ली है: प्रकाश, अंधकार, बिजली और जहर।